अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक सवाल लिखें। इस सवाल को पहले मैं फाइनेंशियल लेसर से सॉल्व कराता हूँ, फिर डीलर लेसर सिखाऊंगा, तो इसी सवाल से डीलर करके दिखाऊंगा। पहले इसको फाइनेंशियल लेसर के तौर पे सॉल्व करते हैं। लीज टर्म 4 साल, लीज टर्म 4 years, commencement 1st January 24, 1st January 24, fair value of asset 260,000, 2,60,000, IDC incurred by lesser, IDC incurred by lesser 5,000, 5,000. Asset will be returned at end of lease term. Asset will be returned to lesser at end of lease term. Expected total RV at end of lease term. Expected total RV at end of lease term 20,000, 20,000. 60% of this value is guaranteed to lesser. 60% of this value is guaranteed to lesser. Implicit rate 15.08%. 15.08%. Lease rental 88,970. 88,970, 88,970 payable at end of every year. लीज टर्म बता दी। कमेंसमेंट रिक्वायर्ड है मुझसे पार्ट ए, जर्नल एंट्रीज, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसएएफपी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 24, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 24। और पार्ट बी रिक्वायर्ड है, पार्ट बी रिक्वायर्ड है जनरल एंट्रीज फॉर रिटर्न ऑफ एसेट, जनरल एंट्रीज फॉर रिटर्न ऑफ एसेट एंड सेल इन मार्केट, सेल इन मार्केट इफ asset is sold, if asset is sold for, अच्छा अभी सोल्ड फॉर के बाद दो सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो है 25,000, 25,000, और दूसरा सिनेरियो है 9,000, 9,000। चले मिलजुल के करते हैं। पहले तो आप वर्किंग इनिशियल मेजरमेंट निकाल लेना, इनिशियल मेजरमेंट की अमाउंट निकालिए।
जी क्या निकली अमाउंट 265,000। अच्छा अब आप इस 265,000 को चाहे फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी कर लें, लेकिन प्रेफर्ड है पीवी ऑफ जीआईएल। तो पीवी ऑफ जीआईएल करेंगे जब आप, तो जीआईएल के अंदर होती हैं लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी। तो रेंटल्स की भी डिस्काउंटिंग करेंगे 1 माइनस 1.1 इंप्लिसिट क्या बोला है 15.0 एटा पावर -4। फिर इसके अलावा जीआरवी वो भी लीज पेमेंट्स का हिस्सा है और यूजीआरवी भी साथ जीआईएल का हिस्सा है। तो 12,000 की भी डिस्काउंटिंग करनी है, 8 की भी करनी है, तो पूरे 20 की कर लेते हैं। लीज पेमेंट्स में जीआरवी शामिल है और जीआईएल इज इक्वल टू लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी। तो 12,000 की भी डिस्काउंटिंग करनी थी, 12,000 क्या है जीआरवी, और बाकी 8,000 यूजीआरवी है, उसकी भी डिस्काउंटिंग करनी थी, तो मैंने पूरे 20 की कर दी। तो इसका आंसर आ जाएगा 265। ये हो गई इनिशियल मेजरमेंट। अच्छा अब आप टेबल बनाइए और 4 लाइनें पूरी बनाइएगा और एंड पे 20,000 बचेगा। लीज कैजुअल बनाइए 4 लाइनें और एंड पे 20 बचेगा। जी आखिर में 20,000 बच गया। अच्छा ये 3 फिगर्स भी निकाल दें।
कितना इंटरेस्ट? 39962। और करंट नॉन करंट देखिए जी, नॉन करंट 159594, करंट जी 398। हाँ जी, यहां तक ओके। चलिए पार्ट बी करता हूं मैं। अच्छा, पूरा स्केड्यूल आपसे इसलिए बनवाया है कि आखिर में बैलेंस कितना बच गया? क्यों बच गया? अब तक तो जीरो होते आ रहे थे। मैंने अनगारंटीड नहीं, देखें अब तक जितने भी सवाल किए जिनकी पीवी निकाली होती थी वो सारी की सारी पेमेंट्स में लिखते थे तो एंड पे जीरो ही होना था। अब हमने पीवी निकाली है इसकी और इसकी, जबकि पेमेंट्स में क्या दिखाया? सिर्फ ये, तो ये बचना ही है रिसीवेबल में। 4 साल के बाद हमारी बुक्स में लीज रिसीवेबल में कितना बैलेंस आ रहा है? 20। पार्ट बी, एसेट लेसी हमें वापस कर देगा 31 दिसंबर 24, 25, 26, 27 हमें एसेट मिल जाएगा वापस। तो अब हमारे पास आएगा तो अब हमारा वो पीपी बन जाएगा। पहले हमने इसको अपना एसेट नहीं कहा था, अब वापस आ गया। क्रेडिट क्या करें? कैश देके हम उसको वापस बनाएंगे? नहीं, बस लेसी हमें वापस कर देगा, हमारा हक था वापस लेना। तो वो जो लीज रिसीवेबल बनाया हुआ था उसके अगेंस्ट ये वापस आएगा। तो लीज रिसीवेबल में जो बैलेंस आ रहा था उसके अगेंस्ट ये वापस आ जाएगा। और यहां से एक पुरानी I-16 वाली बात भी आ गई कि ये एसेट अपनी लाइफ ऑलमोस्ट पूरी कर चुका। तो जब एसेट लाइफ पूरी कर चुका होता है तो उसकी बुक वैल्यू क्या बच जाती है? रेजिडुअल वैल्यू। तो ये रेजिडुअल वैल्यू बची। अब बेच देंगे एसेट को। अब जब बेचेंगे ये एसेट वापस हो गया। अब जब बेचेंगे तो इसको मैंने फिर 2 सिनेरियोज में बांटा। एक सिनेरियो बनाया कितने का बेचेंगे हम? 25,000। लेसर को गारंटी क्या मिली हुई है कि 12 का बिकेगा तो अच्छा खासा बिक गया। तो इसलिए जिसने गारंटी दी थी उससे और पैसे मांगेंगे। जिसने गारंटी दी थी उसने कहा था 12 का बिके तो 25 का बिक गया। तो बस गारंटी वाला मामला खत्म। अब ये सिंपल डिस्पोजल है, कैश डेबिट, पीपीई क्रेडिट और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल क्रेडिट। और दूसरा सिनेरियो क्या बनाया था मैंने? अब जब 9,000 का बिकेगा तो गारंटी वाले को बुलाएंगे हम कि तूने तो 12 कहा था। तो फिर क्या करें? वो 3,000 अपनी जेब से देगा तो हमें तो इफेक्टिवली 12 ही मिलेगा ना। हमें तो पूरा 12 मिल जाएगा। तो बस 12,000 के ऊपर ये हमारा डिस्पोजल हो जाएगा। इस सवाल की सारी फिगर देख लें क्योंकि अब मैं आपको डीलर लेसर बताता हूं और इसी सवाल से ही फिर डीलर लेसर की अकाउंटिंग सिखाता हूं।
हाँ जी, डन। अच्छा, अब बताता हूं डीलर लेसर। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर लिखनी हो कहानी तो आपकी मर्जी है, नहीं लिखनी तो कोई बात नहीं है। डीलर यानी ये प्रोडक्ट्स वैसे भी एज अ प्रोडक्ट बेचा करता है। एक मशीन है और ये मशीन इसको कॉस्ट करती है 500 की और ये कस्टमर्स को बेच देता होता है 620 की। तो इस ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट कमाता है? 120। ये इसका सेलिंग प्रॉफिट है, मतलब सेल्स के ऊपर प्रॉफिट। अगर यही डीलर यानी जो मशीन ये वैसे बेचता है और उसके पास को कस्टमर आए कि जी पैसे नहीं है तो आप हमें ये लीज पे दे दें, तो ये उनको फाइनेंस लीज पे भी दे देता होता है। और फाइनेंस लीज पे देता है ये 3 साल के लिए और रेंटल चार्ज करता है 240 पर ईयर। तो वो टोटल कितने पैसे ले लेता होता है? 720। और ऐसे फिर ये कितने पैसे कमा लेता है? 220। ज्यादा क्यों कमा रहा है? क्योंकि पैसे 3 साल में पूरे कर रहा है। तो अब ये अपनी इस 220 की इनकम को कब रिकॉर्ड करेगा? 3 साल में, जैसे अब तक कर रहे थे। लेकिन डीलर लेसर होने की वजह से आईएफआरएस के रूल हैं चेंज। ये जो हम इसको इंटरेस्ट की शक्ल में फैला रहे हैं ना, वो फाइनेंशियल लेसर में फैला रहे थे, क्योंकि फाइनेंशियल लेसर मशीन मार्केट से खरीद के लीज पे दे रहा है, तो उसकी सारी की सारी कमाई बस इंटरेस्ट ही है। लेकिन ये मार्केट से खरीद के नहीं दे रहा, ये तो खुद बेचता है। तो इसकी ये सारी की सारी कमाई मतलब 220, ये सब इंटरेस्ट की वजह से। इंटरेस्ट की वजह से कितना है? 100। क्यों? क्योंकि अगर वो कैश सेल कर देता तो इतने तो फिर भी बेच लेता। 3 साल की वजह से वो 100 ऊपर ले रहा है बस। जाग रहे हैं? ये 100 रुपए वो सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वरना कैश सेल करके भी 620 का तो बेच ही लेना था। यानी ये सारा का सारा 220 इंटरेस्ट इनकम है। नहीं, चूंकि ये वैसे भी इस प्रोडक्ट को बेचा करता है, तो आईएफआरएस 16 ने इसकी अकाउंटिंग कुछ इस तरह से डिजाइन की है कि इस 220 के 2 टुकड़े हो जाएंगे। इनमें से 120 इसका सेलिंग प्रॉफिट ही आएगा और बाकी 100 इसकी इंटरेस्ट इनकम होगी। अच्छा, अब ये सेलिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? आईएफआरएस 15 हमने पढ़ना है अभी, लेकिन चले बचपन में जितना कुछ पता है आपको, जब कोई सेलर प्रोडक्ट बेच देता है तो सेल्स कब मानी जाती है? जब हैंड ओवर हो जाता है प्रोडक्ट। यानी रूल ये है कि जब प्रोडक्ट हैंड ओवर हो जाए, जब टाइटल ट्रांसफर हो जाए, फिर जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाए। इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि जब उस प्रोडक्ट का कंट्रोल कस्टमर के ट्रांसफर हो जाए। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कहना भी सही है। जब ये प्रोडक्ट बेचता है तो सेल्स क्यों रिकॉर्ड कर लेता है? रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। तो अगर वही प्रोडक्ट फाइनेंस लीज पे दे दे तो फाइनेंस लीज पे देने से भी रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके? लेसी के। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड फिर भी हो गए ट्रांसफर। तो अकाउंटिंग कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है कि चाहे ये फाइनेंस लीज पे दे, फिर भी समझा यही जाएगा कि इसने सेल की। 720 की सेल की है? नहीं, 620 की सेल की है। डेबिट एंड डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से? 620। उसके बाद वो जो डेटर है वो टेक्निकली डेटर नहीं, लीज रिसीवेबल कहलाएगा। और उसके ऊपर फिर सब्सिक्वेंटली वही अकाउंटिंग होगी जो अभी तक कर रहे थे। यानी ये डीलर लेसर डबल अकाउंटिंग चल रही होगी। सेल्स की अकाउंटिंग भी होगी और वो जो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट होगी, उसके बाद वो डेटर के वर्ड की जगह लीज रिसीवेबल का वर्ड बन गया और उसके ऊपर फिर यही वाली अकाउंटिंग होगी। हर साल इंटरेस्ट इनकम बनती जाएगी और रेंटल मिलता जाएगा। तो डीलर लेसर की अकाउंटिंग इनिशियली सेल्स की अकाउंटिंग है और सब्सिक्वेंटली लीज वाली अकाउंटिंग है। और अगर ये डीलर है यानी खरीद के बेचता है तो भी, और अगर मैन्युफैक्चरर है यानी बना के बेचता है तो भी। इंपॉर्टेंट ये है कि जो एसेट वो लीज पे दे रहा है वो वैसे भी एज अ प्रोडक्ट बेचा करता है, तो ये अकाउंटिंग है। पेज 6 में आए। इसमें देखें इनिशियल मेजरमेंट, ये जो मैं भी फाइनेंशियल लेसर पढ़ा रहा था। अब राइट साइड पे देखें मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज यानी लीज रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितने से? 620 से। और चूंकि सेल रिकॉर्ड हो रही है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिकॉर्ड होगी। कितने से? 500 से। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। ये जो मैंने ब्रैकेट में माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी लिखा है ना, ये मैं आपको ये सवाल सॉल्व कराते हुए समझाता हूं। अभी आप माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी की बात को इग्नोर करें तो लीज रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से? 620 से, जो कि एनआईएल ही होगी। और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट 500 से।
अच्छा, अब ये जो अपने एजेंट को कमीशन देता था वो कस्टमर घेरने की कमीशन देता था। हो सकता है वो इसके लिए भी कमीशन देता हो सकता है वो इसके लिए भी कमीशन देता हो। इस कमीशन को हम लीजेस में आईडीसी कह रहे हैं, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। फाइनेंसर लेसर आईडीसी की ट्रीटमेंट क्या कर रहा था अभी पिछले सवाल में, इवन के इस सवाल में भी लीज रिसीवेबल का हिस्सा बना रहा है और उसके बाद वो टेबल में ऐसे रच बस गया कि वो इंटरेस्ट इनकम को खा जाएगा। डीलर लेसर ऐसा नहीं करेगा। डीलर लेसर अपने एजेंट को कमीशन दे रहा है ताकि वो गुड्स सेल कर सके। तो फाइनेंस लीज के केस में भी वो सेल तो रिकॉर्ड कर ही रहा है, सेल तो रिकॉर्ड हो रही है ना। तो डीलर लेसर का सवाल अगर हुआ तो आईडीसी की ट्रीटमेंट क्या होगी, ये उसके लिए एक सेलिंग एक्सपेंस है। तो अगले पेज पे पॉइंट 2 पढ़ लें, अगले पेज पे पॉइंट 2, ये उसके लिए एक सेलिंग एक्सपेंस है। जी पॉइंट 2 पढ़ा। अच्छा, ये जो माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी है और ये जो पेज 7 के टॉप पे मैंने एग्जाम नोट लिखा हुआ है, ये बाद में सवाल लिखे। अच्छा, सब्सिक्वेंटली सेम क्यों है, क्योंकि अब लीज रिसीवेबल बन गया, अब वहां से आगे सेम यही कहानी चलेगी। सवाल लिखें, सेम डाटा एज इन प्रीवियस क्वेश्चन, बस फर्क ये है कि अब डीलर लेसर है, सारा डाटा सेम है, सिर्फ चेंजेस बता रहा हूं। डीलर लेसर है, कॉस्ट ऑफ एसेट 190,000 है और इंप्लिसिट रेट 16% है। कॉस्ट ऑफ एसेट 1,90,000 है और इंप्लिसिट रेट 16% है। बाकी सारा सवाल सेम, रिक्वायरमेंट सब कुछ वही है। 16% रिक्वायरमेंट, बाकी डाटा सब कुछ वही है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंप्लिसिट रेट चेंज किया है, सारा डाटा वही है, रिक्वायरमेंट भी वही है। इंप्लिसिट रेट चेंज किया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का डाटा दिया है और बस ये कहा है कि डीलर लेसर है, रिक्वायरमेंट भी सेम है। जी, इनिशियल मेजरमेंट कितने पे होगी? एनआईएल पहला कितना निकलेगा? वही पीवी ऑफ जीआईएल। क्या होगी पीवी ऑफ जीआईएल? रेंटल क्या है? 88,970 1 माइनस 1.16 पावर माइनस 4 प्लस 20,000 जी 260,000। और अगर दूसरे रास्ते से चलें तो फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी है, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी। डीलर लेसर है, सिर्फ फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी मैंने फाइनेंसर में कहा था, तो फेयर वैल्यू वही 260। 1 जनवरी 24 लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, आपने ना अभी
कॉस्ट ऑफ सेल और सेल वाली वैल्यूज नहीं लिखिएगा। लीज रिसीवेबल और इन्वेंटरी लिख लें, ये दोनों अभी नहीं लिखिएगा। लीज रिसीवेबल कितने से डेबिट? 260। कॉस्ट ऑफ सेल्स 190। अभी बताइए सवाल में, आप ना नोट करेगा 190, अभी मैंने सवाल में बताई थी। सेल्स कितने से? 260 एनआईएल से। देखें फेयर वैल्यू क्या होती है, जितने का मार्केट में बिकता है, तो हम ही तो बेचते हैं, 260। डीलर ही बेचता है ना मार्केट में, तो 260 की सेल्स है एनआईएल। और इन्वेंटरी कितने से क्रेडिट? 190। आप ये दो फिगर अभी मत नोट करना। इनिशियल मेजरमेंट हो गई। अच्छा, आईडीसी भी पे किया है इसने, तो उसका क्या करें? वो उसके लिए सेलिंग एक्सपेंसेस कितना? 5000। फिर उसके बाद अब ये नॉर्मल लेसर का सवाल बन गया, यानी 31 दिसंबर 24 लीज रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट। बनाइए लीज स्केड्यूल। 16% है इम्प्लिसिट रेट हो। जी एंड पे 20,000 बचेगा, बच गया। अच्छा, अब ये अमाउंट्स चेंज करके देता हूं। तो ये बता दें, इंटरेस्ट इनकम 41, GIL इज इक्वल टू लीज पेमेंट्स प्लस UGRV। और इस सवाल की वजह से अगर मैं लीज पेमेंट्स को और खोल दूं तो मेनली रह गए रेंटल्स प्लस GRV और ये वाला साथ UGRV। अगर ये एसेट वापस ना आना होता, अच्छा डीलर लेसर है तो एसेट वापस क्यों आ रहा है भैया? एग्रीमेंट में लिखा हो सकता है कबाड़िया भी हो सकता है बच्चा कुछ एसेट वापस खरीद के 390 का काम भी करता हो। तो अगर ये कबाड़िया है तो एसेट वापस आ सकता है, और अगर वापस ना आना होता तो ये ना होती,
जीआरबी यूजीआरबी ना होता, वापस आना है तो ही जीआरबी यूजीआरबी है। चलो आना है वापस, वापस क्या करेगा लेके, ये फिर बेच देगा। इसका मतलब अगर एसेट वापस आना है तो इस एसेट ने अपनी जिंदगी में लेसर के हाथों 2 दफा बिकना है। कैसे? नींद आ रही है। लेसर के हाथों 2 दफा बिकना है। कैसे? एक अभी और एक जब वापस आएगा तो दोबारा बिकेगा। यानी इसने 2 दफा सेल होना है, ये और ये अमाउंट। बेशक ये कब मिलेगी? जब दोबारा सेल होगा। लेकिन अगर ना भी सेल हो सका तो चूंकि गारंटी मिली हुई है तो गारंटी वाला अपनी जेब से पैसे देगा। दिमाग चल रहा है, जाग रहे हैं कि नहीं? ये जीआरवी अगर एसेट वापस आके नहीं भी मार्केट में बिक सका, इसने गारंटी दी हुई है, वो जेब से देगा ना पैसे। इसका मतलब अगर दोबारा नहीं भी बिक सका, ये पैसे तो मिलेंगे। ये पैसे कब मिलेंगे? जब दोबारा बिकेगा। देखें बेस्ट अंदाजा है कितने का बिकेगा? 20,000 का। तो मान लो बिक जाएगा 20 का, तो ये 8,000 उस 20 में से है ना। तो ये कब मिलेगा? जब दोबारा बिकेगा। ये भी है उस 20,000 में से ही, लेकिन अगर ना भी बिक सका दोबारा तो ये पैसे तो फिर भी मिलेंगे ना, इसलिए इसको इसके साथ जोड़ लिया। अभी इस वक्त हम सेल्स कितने पे रिकॉर्ड किए हुए हैं? 260, जो कि कैसे निकली है की पीवी। यानी इस वक्त हमने जिस अमाउंट से सेल रिकॉर्ड की हुई है वो पीवी ऑफ इतने से रिकॉर्ड हुई है। ऐसे ही निकला हुआ है ना। क्या ये अभी की सेल से रिलेटेड है? नहीं, ये तो दोबारा सेल होगा तब होगा। तो हम 260 की अमाउंट से जब सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें ये पोर्शन भी शामिल है। क्या इसको अभी सेल रिकॉर्ड होना चाहिए? नहीं, इस एसेट ने 2 दफा सेल होना है, तो ये वाला पोर्शन हम अभी सेल से उठा के रख लेते हैं साइड पे। यानी हम अभी सेल्स की अमाउंट 260 से रिकॉर्ड करने की बजाय ये पोर्शन निकाल देते हैं। अब चाहे आप इसको ये कह लें कि सेल्स रिकॉर्ड होगी एनआईएल माइनस पीवी ऑफ यूजीआरबी, और चाहे ये कह लें कि सेल्स रिकॉर्ड होगी एट पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स। दोनों बातें सही हैं। तो अभी सेल्स की एंट्री 260 से नहीं होगी। 8,000 की पीवी कितनी? 8,000 की पीवी कितनी? तो सेल्स रिकॉर्ड होगी 260 माइनस कितना? 118, इतने से रिकॉर्ड होगी। तो सेल्स कितने से रिकॉर्ड हो जाएगी? 2। अच्छा, अगर हम सेल्स में से कुछ पोर्शन बचा के रख रहे हैं ना, कब के लिए? दोबारा के लिए। तो फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल से भी कुछ पोर्शन बचा लेते हैं, क्योंकि जब इसने सेल 2 दफा बनना है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी 2 दफा बनाएंगे। तो हम कॉस्ट ऑफ सेल के लिए भी कुछ अमाउंट बचा लेते हैं। तो यही अमाउंट, वरना एंट्री टैली नहीं होगी, यही अमाउंट हम इसमें से भी माइनस कर लेंगे। अगर ये अमाउंट नहीं करेंगे तो फिर एंट्री टैली नहीं होगी। यानी कुछ पोर्शन सेल से भी निकाल दिया, तो चलो कॉस्ट ऑफ सेल से भी निकाल दिया। कितना बन गया? अजीब सा हो गया। तो 1855। ये अब पहली एंट्री सही होगी।
चलें, वापसी हो गई है एसेट की। पार्ट बी, एंड पे एसेट हो जाएगा रिटर्न। लीज रिसीवेबल में कितना बैलेंस बचा आ रहा है? वो तो वही 20 बचा आ रहा है। एसिड वापस आ गया। और सेल कर देंगे अब। तो पहला सिनेरियो क्या था, कितने का? 25,000। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 25,000 और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 20,000। और अगर बिक गया 9,000 का तो कैश हमें फिर भी 12,000 मिलेगा। चले, बाकी इंशाल्लाह संडे को।